याओ याओ, क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? तांग शिनरू सीढ़ियों पर रेलिंग पकड़े हुए दुबक गई, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ। अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? मैं यह नहीं कर सकती, मैं बहुत घबरा रही हूँ। हो, मैं मरना चाहती हूँ। वह रोई और विलाप किया। तुम जा रहे हो या नहीं? सोंग याओयाओ ने अपने हाथ जेबों में डाल लिए और अवाक होकर देखती रही, क्योंकि तांग शिनरू अपनी छवि को नज़रअंदाज कर रही थी। सच कहूँ तो मुझे पिछले शुक्रवार को ही सोंग जिंगवान से 200,000 युआन मिले हैं। ये भूमिका। फक, तांग शिनरू अचानक खड़ी हो गई। सोंग याओयाओ की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना उसने गुस्से से उसे बाहर खींच लिया। मुझे ये रोल मिलेगा, इसके लिए मुझसे मत लड़ो। ठीक है, अगर आप वास्तव में नहीं चाहते हैं तो आपको खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। सोंग याओयाओ ने एक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। तांग शिनरू ने आंखें घुमाईं। उफ, मैं सच में यही चाहती हूँ। ठीक है, हम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत भी मत करना, कोई मौका ही नहीं है। सोंग याओयाओ के मार्गदर्शन का इंतजार किए बिना ही वह पहले से ही जानती थी कि वह कहाँ जा रही है। वह सोंग याओयाओ को सेट पर खींच ले गई और जब क्रू ने सोंग याओयाओ को देखा तो उन्होंने उन्हें नहीं रोका। रास्ते में उन्हें सभी प्रकार के उपकरण और मशीनें, साथ ही कर्मचारी भी मिले। तांग शिनरू चलते चलते उसके पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। वह दरवाजे पर खड़ी होकर झिझकते हुए बोली, अरे याओयाओ, क्या सचमुच बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी? वह अभी तैयार नहीं थी। चिंता मत करो। सोंग याओयाओ ने पहले तो उसके सिर पर थपथपाना चाहा, लेकिन जब उसने उसकी लंबाई देखी और खुद को देखा तो वह पंजों के बल खड़ी हो गई और तांग शिनरू के कंधे पर थपथपाया। बस वही करो जो तुम अक्सर करती हो। मत भूलना, तुम्हारी आंटी एक बेहतरीन अदाकारा हैं। पफ, तांग शिनरू दंग रह गई। उसने सोंग याओयाओ को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। हो, मेरी याओयाओ बहुत प्यारी है। सच में? सोंग याओयाओ मुस्कुराया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस प्रकार सोंग याओयाओ ने तांग शिनरू को कक्षा में धकेल दिया। देखते ही देखते सबकी नज़रें उस पर पड़ गईं। सोंग याओयाओ ने मुट्ठी बांधकर उसका उत्साहवर्धन किया। शुभकामनाएं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तांग शिनरू ने दांत पीस लिए। वह रोना चाहती थी पर रो नहीं पाई। सोंग याओयाओ, क्या तुम शैतान हो? ओह, ये तो आप हैं। जब कांग युआन ने तांग शिनरू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। सच कहूं तो जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसने सोचा था कि वह बुरी नहीं है, वह सुंदर थी और उसकी आंखें चमकीली थीं। हालांकि उस समय ये भूमिका सोंग याओयाओ पर ज्यादा जंच रही थी। अब इसे संपादित करने के बाद ये पूरी तरह से तांग शिनरू के स्वभाव के अनुकूल था। उस लड़के के पास निश्चित रूप से बहुत सारे विचार थे। कांग युआन को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह सोंग याओयाओ के जाल में फंस गया था। वह अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को आगे बढ़ाया। सच कहूं तो उसे गुस्सा होने का हक था, लेकिन उसे ये भी मानना पड़ा कि उस लड़की ने स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से एडिट किया था। किरदार कहीं ज्यादा बहुआयामी था और उसने कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। अरे, क्या ये वही छात्र है जो ऑडिशन के लिए आया है? सनमान वर्तमान जिया यूचू से प्रसन्न था, इसलिए जैसे ही उसने तांग शिनरू को देखा उसकी आंखें चमक उठीं। चूंकि उन्होंने कहानी लिखी थी, इसलिए कांग युआन ने उनकी राय का सम्मान किया। इसके अलावा वह तांग शिनरू के व्यवहार से खुश थे और वह स्पष्ट रूप से उनकी प्रशंसक थीं। उसने अवाक होकर सोंग याओयाओ की ओर देखा जो द्वार पर खड़ी थी। लड़की ने उसे खुश करने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए किसी भाग्यशाली बिल्ली की तरह अपने हाथ जोड़कर उससे मदद की गुहार लगाए। चूंकि आप यहाँ हैं तो चलिए एक दृश्य आजमाते हैं। कांग युआन ने सोंग याओयाओ को देखा और तांग जिनरो को बधाई दी। मूर्ख तांग शिनरू अचानक अपनी हैरानी से बाहर आए। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से सबको प्रणाम किया। आप सबको परेशान करने के लिए माफ़ करना। नमस्ते डायरेक्टर कांग, मेरा नाम तांग शिनरू है। मुझे पता है, हम पिछली बार मिले थे। कौन जानता था कि हमें फिर से मिलना नसीब होगा। कांग युआन ने उसे स्क्रिप्ट थमा दी। क्या तुमने इसे देखा है? तांग शिनरू ने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। अभी नहीं। ओह, क्या तुम्हारे अच्छे दोस्त ने तुम्हें यह नहीं दिखाया? ये कहते हुए उसने दरवाजे की ओर मजाकिया नज़रों से देखा। सोंग याओयाओ सीधी खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी नज़र कांग युआन से मिली, वह तुरंत मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसकी बादाम जैसी आंखें अर्धचंद्राकार सी मुड़ी हुई थीं। उसके गालों के गड्ढे ऐसे धसे हुए थे जैसे उनमें शहद भर दिया गया हो। उस पर गुस्सा कौन बर्दाश्त कर सकता था? नहीं, मुझे नियम पता है। तांग शिनरू ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। सामान्य रूप से जीवंत व्यक्ति कांग युआन के सामने एक आज्ञाकारी छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह था। सनमैन ने ऑडिशन के लिए दृश्यों का चयन किया। कुल 3 थे। इसमें पहली मुलाकात, स्वीकारोक्ति और अंत में विवाह शामिल था।
पहला दृश्य थोड़ा अटपटा था क्योंकि तांग शिनरू ने उसे जाने नहीं दिया था, लेकिन दूसरा दृश्य थोड़ा बेहतर था। जैसे ही उसने सोंग याओयाओ की आंखों में देखा, वह साहस से भर गई। वह सोचने लगी कि अगर उसे वह व्यक्ति मिल जाए जिसे वह पसंद करती है, तो वह क्या करेगी। जूयांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसे ही लुओ जिंगुआंग अंदर आया, उसने यही शब्द सुने। वह थोड़ा हैरान हुआ। वह शुयांग नाम का किरदार निभा रहे थे। इस दौरान अपनी अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह डूबने के लिए सभी कलाकार एक दूसरे को उनके किरदारों के नाम से पुकार रहे थे। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस नाम पर प्रतिक्रिया दी। उसने देखा, लड़की की आंखें बंद थीं। जैसे ही रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी पीठ सीधी थी, अहंकार से भरी हुई। हालांकि उसके बंधे हुए हाथ और कांपती आंखें उसकी घबराहट को जाहिर कर रही थीं। लुओ जिंगुआंग ने हंसते हुए अपनी दोनों बाहें पार की और बिना अंदर गए दरवाजे के सहारे झुक गया। इसके बजाय उसने अपने बगल में सोंग याओयाओ की तरफ देखा, जिसने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया था। अरे बदबूदार बदमाश! सोंग याओयाओ अचानक अपनी उलझन से बाहर आए और उसने अपनी नज़र तांग शिनरू से हटाकर अपने बगल में खड़े व्यक्ति पर डाल दी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। मेरा एक नाम है, सोंग याओयाओ। ओह, लेकिन मुझे तुम्हें बदबूदार बच्चा कहना पसंद है। फिर लिटिल फायरक्रैकर क्या कहूँ, या हिंसा का आदि? उसने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सोंग याओयाओ ने हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ा। लुओ जिंगुआंग ने तुरंत अपना रुख बदला और चेतावनी दी, अरे मुझे छूने के बारे में सपने में भी मत सोचना। बेवकूफ! लड़की के होंठ लाल और नम थे और वह धीरे धीरे अपने दांतों के बीच ये शब्द बोल रही थी। उसकी आवाज़ तिरस्कार और उपहास से भरी थी। कक्षा के अंदर तांग शिनरू तीसरे दृश्य का प्रदर्शन शुरू कर रही थी। सच्चाई ये थी कि दूसरा दृश्य पूरा करने के बाद कांग युआन और सुन मान ने पहले ही तय कर लिया था कि वे उसे काम पर रखेंगे। यद्यपि उनका अभिनय अनुभवहीन था और उनमें ज़्यादा तकनीक नहीं थी, फिर भी स्कूल ड्रामा से यही अपेक्षा थी। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि कांग युआन ने पहले किसी नए कलाकार का मार्गदर्शन नहीं किया था, बल्कि वह नए चेहरों को लेने के लिए मशहूर थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कई अभिनेताओं में नए कलाकारों जैसी प्रेरणा खत्म हो गई है। यद्यपि वे प्रचुर तकनीकों में अनुभवी थे, फिर भी उनमें उत्साह अब नहीं रहा। तीसरा दृश्य अभिनय के लिए सबसे कठिन था। ये स्नातक होने के बाद का दृश्य था, जहां पात्र वयस्क समाज में प्रवेश कर चुके थे। इस समय तक जिया यूचू अब वह युवा और आवेगशील लड़की नहीं रही जो वह पहले थी। यद्यपि उसके पास केवल एक पंक्ति थी, लेकिन उसकी दृष्टि और स्वर बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जैसी कि उम्मीद थी, तांग शिनरू को वह परिणाम नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ठीक है, ज्यादा कुछ कहे बिना कांग युआन ने अपना सिर हिलाया और तांग शिनरू को रुकने का इशारा किया। तांग शिनरू ने अपने होंठ भींचे और कांग युआन की तरफ देखा। उसे अंदर से थोड़ी उदासी महसूस हुई। क्या वह असफल हो गई थी? डायरेक्टर कांग, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। आपका इतना समय लेने के लिए क्षमा करें। तांग शिनरू ने नाक सिकोड़ी। आखिरकार वह इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सबके सामने झुक गई। वह इतना डर गई थी कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। डर रही थी कि कहीं वे उसकी शर्मनाक हालत न देख लें। वह मुड़ी और सीधे बाहर भाग गई। कांग युआन ने उसे हंसी से पुकारा, अरे तुम भाग क्यों रही हो? क्या तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं चाहिए? हो, तांग शिनरू आश्चर्य से पलटी। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? उसने हकलाते हुए खुद की ओर इशारा किया और अपनी बात साफ साफ कहने में उसे मुश्किल हो रही थी। तुम नहीं तो और कौन? कांग युआन आगे बढ़ा और स्क्रिप्ट तांग शिनरू के हाथों में थमा दी। तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, उसने आह भरी। पटकथा मोटी और भारी थी। तांग शिनरू ने स्क्रिप्ट के कवर पर लिखे 3 बड़े शब्दों को अविश्वास से देखा, राइड द विंड। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका चयन हो गया है। क्या ये सचमुच मैं हूँ? वह हकलाते हुए बोली। सच कहूँ तो उसे अच्छी तरह पता था कि उसने वहाँ कितना बुरा व्यवहार किया था। वह पीछे मुड़कर देखने से भी डरती थी। उसे बस इतना पता था कि यह कितना भयानक था। इससे पहले उसने कभी मनोरंजन जगत में आने या अभिनय करने के बारे में सोचा भी नहीं था। यह उसका पहला अनुभव था और उसने ये सब अपनी भावनाओं के आधार पर किया। वह इसके बारे में सोचने में भी शर्मिंदा थी और परिणामस्वरूप उसका चेहरा गर्म होने लगा। हाँ, जब आपके पास समय हो तो अपने अभिभावक से कहें कि वे आकर आपके अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में आपकी मदद करें। कांग युआन के शब्द उसके लिए एक बीमा की तरह थे जिससे वह तुरंत खुशी से चीख पड़ी। धन्यवाद निर्देशक कांग, मैं जरूर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं देखता रहूंगा। कांग युआन का ठंडा न होना दुर्लभ था। अगर आपके पास समय हो तो आपको ज्यादा बार आकर देखना चाहिए। इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। आपकी भूमिका सबसे जटिल है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। वह पटकथा लेखक है, उसका नाम सन मैन है। तांग शिनरू ने गुस्से से सिर हिलाया। सुन मान, अच्छी स्क्रिप्ट है।
सनमैन उसके जुनून से दंग रह गया। नमस्ते। लुओ जिंगुआंग बाहर हाथ जोड़े खड़ा था। जब उसने ये स्थिति देखी तो वह जोर से हंस पड़ा और सोंग याओयाओ से पूछा, क्या तुम ही वो असली इंसान नहीं हो जिसे निर्देशक कांग इस किरदार के लिए चाहते थे? क्या तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते? उसने वास्तव में अपनी भूमिका बहुत आसानी से दे दी। सोंग याओयाओ को ये लड़का बहुत शोरगुल वाला लगा। उसके गेगे के अलावा बाकी सब शोरगुल वाले लग रहे थे। अरे, क्या तुम इतने घमंडी हो? ये देखकर कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, लुओ जिंगुआंग ने सोंग याओयाओ की बांह पर धक्का दिया। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसे नहीं मिल सकता। जितना ज्यादा कोई उसे नज़रअंदाज करता है, उतना ही ज्यादा वो उसे याद करता है। सोंग याओयाओ एक तरफ हट गई और झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ ली तथा अपने गाल फुला लिए। एक सेलिब्रिटी होने की तुलना में मैं एक निर्देशक बनना अधिक पसंद करूंगा। ओह, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है, लुओ जिंगुआंग ने हंसते हुए कहा। अगर तुम निर्देशक बन गए तो मैं जरूर अपना समर्थन दूंगा। मैं मुफ्त में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने सोंग याओयाओ को गंभीरता से नहीं लिया, वो बहुत बचकानी लग रही थी। अगर कोई कहे कि वो जूनियर हाई स्कूल की छात्रा है तो लोगों को शक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोंग याओयाओ इस अनौपचारिक बातचीत को रिकॉर्ड कर लेगा। उसने अपने फ़ोन का वॉयस रिकॉर्डर बंद कर दिया और लुओ जिंगुआंग को सुनाने के लिए उसे बजा दिया। उसकी मुस्कान हानि रहित, मधुर और कोमल थी। धन्यवाद भाई लुओ, आपको अपनी बात से मुकरने से बचाने के लिए मैंने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। भविष्य में जब मैं कोई निर्देशन करूंगा तो आपको जरूर काम पर रखूंगा। भाड़ में जाओ। लुओ जिंगुआंग अवाक रह गया। क्या तुम लोमड़ी हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहोगे? मैं तब तक कोई भूमिका नहीं लूंगा जब तक कि वह नायक न हो। सोंग याओयाओ ने खुशी से अपने हाथ रगड़े। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर नायक बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नायक हिजड़ा या मूर्ख नहीं हो सकता, है ना? ओह, मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ एक अतिरिक्त पात्र क्यों है? सनमैन ने अचानक कंग युआन को वापस बुलाया और स्क्रिप्ट में अंकित किसी चीज की ओर इशारा किया। इस किरदार को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। अगर वो तांग शिनरू के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा नहीं कर रहे होते तो वो इसे मिस कर देते। मुझमें कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। ओह, मुझे देखने दो। कांग युआन ने हाथ बढ़ाकर स्क्रिप्ट पकड़ी और यूं ही उसे पलटने लगा। फिर उसने सोंग याओयाओ की तरफ देखा और मुस्कुराहट को दबा लिया। मुझे बताओ, ये चरित्र कहाँ से आया? हे, सोंग याओयाओ की मुस्कान और भी मीठी हो गई। अंकल कांग, सच कहूं तो मेरे दिमाग में कोई और है। क्या? सोंग जिंगवान को लगा जैसे वह शिकायतों और गुस्से में डूब रही है। उसकी तीखी आंखों ने स्क्रिप्ट में लगभग छेद कर दिया था। कुछ देर बाद उसने व्यंग्य किया, सोंग याओयाओ, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो? उसने उसके इतने सारे पैसे ले लिए और कांग युआन के नाटक में शामिल होने की उसकी महत्वाकांक्षा का फायदा उठाया और उसे ये तुच्छ भूमिका दी। सबसे बुरी बात यह थी कि यह एक बदसूरत चरित्र था। वह दूसरी नायिका की अनुयायी थी, एक ऐसी पात्र जो हमेशा मोटा, अदूरदर्शी चश्मा पहनती थी, एक संवेदनशील और संकोची व्यक्तित्व, बुरे ग्रेड और ब्रेसेस वाली। अपने पूरे हाई स्कूल जीवन में वह ब्रेसेस गर्ल के नाम से जानी जाती थी। जहां तक जिया यूचू की बात है, वह एक अमीर लड़की थी जिसकी पृष्ठभूमि अनमोल थी और वह हमेशा खूबसूरत दिखती थी और उसके अनुयायियों की भीड़ लगी रहती थी। जिया यूचू की तुलना में एक तो आसमान में तारे जैसा था और दूसरा उसके पैरों तले एक अवांछित गली का चूहा। सोंग जिंगवान जैसे अहंकारी व्यक्ति को ऐसी किसी बात की परवाह क्यों नहीं हो सकती? जब सोंग याओयाओ मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें थोड़ी नीचे की ओर मुड़ जाती थीं, जिससे वह मासूम और दयालु दिखती थी। उसके गालों पर गड्ढे पड़ गए। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? सोंग याओयाओ ने आश्चर्य से पूछा। क्या यह अभी भी एक भूमिका नहीं है? मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। हाँ, सोंग जिंगवान ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली। सोंग याओयाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम कोई चालबाजी मत करो। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। तुम्हें साफ पता है कि मुझे क्या रोल चाहिए। मैं दूसरी नायिका बनना चाहती हूँ। जाकर डायरेक्टर कान को बता दो। ओह, सोंग याओयाओ की कलाई में दर्द होने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान बिना किसी दर्द को दर्शाए बड़ी और बड़ी होती गई। मैं ये फैसला नहीं ले सकता। मैंने बस इतना कहा था कि मैं आपकी सिफारिश करूंगा। जहां तक निर्देशक कान की पसंद और वह किसे नियुक्त करना चाहते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब वह मुस्कुराती थी तो उसके बर्फ जैसे सफ़ेद दांत दिखाई देते थे जो चमकीले और सुंदर दिखते थे, लेकिन वे सोंग जिंगवान की आंखों को चौंधिया रहे थे। गीत याओयाओ, वह प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से चिल्ला रही थी और अपने तीखे नाखून लड़की की नाजुक त्वचा में गड़ा रही थी। तुमने मुझसे 2 लाख युआन लिए। आखिर में तुम मुझे बस यही घटिया रोल दे रहे हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? लड़की की आंखें साफ थीं और वो मुस्कुराए। अगर तुम यही मानती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
सोंग याओयाओ ने अपनी हथेलियां फैला दी और असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए। हालांकि वह अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार नहीं थी, इसलिए उसके इरादे स्पष्ट थे। उसकी अभिव्यक्ति सोंग जिंगवान के सिर के ऊपर लगे बम से जुड़े फ्यूज की तरह थी। तुम मरने के लायक हो। उसने अपना हाथ उठाया और सोंग याओयाओ के गुलाबी गालों पर निशाना साधा। एक क्षण बाद कमरे में एक करुण चीख गूंज उठी। सोंग जिंगवान का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मासूम सी दिखने वाली सोंग याओयाओ ने उसकी बांह मरोड़ दी थी, जबकि सोंग जिंगवान उसे पकड़ रहा था और उसे घुमाकर दीवार की ओर मुंह कर दिया था। इसके बाद उसे अपमानजनक मुद्रा में दीवार से दबा दिया गया, जैसे कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो। गाना याओयाओ, मुझे जाने दो। वह थोड़ा हिली और उसकी हड्डियां और टेंडन दर्द से ऐंठ गए, जिससे सोंग जिंगवान फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी बहन, क्या तुम हमेशा औरत होने का दावा नहीं करती? सोंग याओयाओ ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराए। औरत किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगी। 5 श्रीमती हुओ एक रोने वाली बच्ची हैं। C225 फेरान, मुझे बचाओ। अध्याय 225 फेरान, मुझे बचाओ। अनुवादक युनई। सोंग जिंगवान दर्द से कराह उठा और मुंह बिचकाते हुए बोला, हाँ। ऐसा कहने से पहले क्या तुम देख सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उसकी हड्डियां चूर चूर होने वाली थीं। कौन जानता था कि सोंग याओयाओ के कमजोर और हानिरहित शरीर में कितनी ताकत छिपी थी। मैं तुमसे अलग हूं। सोंग याओयाओ ने आत्मविश्वास से बोलते हुए पलकें झपकाईं। मुझमें कोई नैतिकता नहीं है, इसलिए मुझे नैतिकता के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैं जिसे चाहूं मार सकती हूं। आप। सोंग याओयाओ दर्द सहती रही, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह गुस्से से पलटी, अपनी छवि को नजरअंदाज करते हुए सोंग याओयाओ के बाल पकड़ लिए। मैं तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। या तो मुझे 200,000 वापस दो या हम। सोंग याओयाओ ने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोंग जिंगवान के बाल आसानी से पकड़ लिए। लात मारते हुए उसका पैर मुड़ गया और सोंग जिंगवान अनजाने में उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। लड़की ने अपने बालों को चोटी में बांध रखा था, जिससे उसका साफ माथा दिख रहा था। उसका रूप रंग सुंदर था और उसके होंठ गुलाब जैसे लाल थे। उसमें किसी कहानी की नायिका जैसा डर पैदा करने वाला भाव था। इस बीच सोंग जिंगवान उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। जो लोग नहीं जानते थे, वे शायद यही सोचते कि ब्यूटी सोंग को धमकाया जा रहा है। तुम्हारा बस यही रोल है और कुछ नहीं। सोंग याओयाओ ने कृपालु भाव से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आकर्षण बढ़ता गया और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका बचकानापन पूरी तरह से गायब हो गया। मुझे एक बार और कहने दो। मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। यही एक भूमिका है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। इसे लो या छोड़ दो। जहां तक दूसरी नायिका की बात है। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। अगर तुम में क्षमता है तो इसके लिए लड़ो। चिंता मत करो, मैं हमेशा से खुली और ईमानदार रही हूँ। मैं कोई चाल नहीं चलूंगी। सर्दियों का सूरज सीढ़ियों वाली खिड़की से अंदर आ रहा था और लड़की के माथे पर नाच रहा था। उसका चेहरा खिले हुए सुबह के गुलाब जैसा था। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आई, लगभग इतनी मीठी की खुशबू आने लगी। लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही कठोर और हिंसक थीं। उसका वाइब जटिल था, लेकिन यह अजीब तरह से मेल खाता था। मधुर, सुंदर, फिर भी बुरा और जंगली। सहपाठी सोंग, मैंने सारे अभ्यास पत्र पहले ही इकट्ठा कर लिए हैं। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? एक कोमल आवाज ने उन्हें बीच में रोका। एन फेरान सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था और संकरे कोने की ओर देख रहा था। फेरान। सोंग जिंगवान ने अपने आंसू रोके और ऊपर देखा। उसकी अकृति पीठ ढीली पड़ गई। उसके हाथ ढीले पड़ गए और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। लड़की का चेहरा आंसुओं से भरा था और उसकी पलकें नम थीं। उसके चेहरे पर बालों की लंटें चिपकी हुई थीं और वह दयनीय लग रही थी। वह सोंग याओयाओ के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और उसके काले काले बाल खींचे जा रहे थे। जो कोई भी उसे देखता उसे उस पर दया आती। किसी ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जो कभी उसे पसंद करता था, है ना? फेरान, मुझे बचा लो। ये देखकर कि एन फेरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, उसने मन ही मन कोसा और जोर से रोई। उसने सिसकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तो बस याओयाओ के लिए अपनी चिंता जाहिर कर रही थी। कौन जानता था कि उसने मुझे कभी बड़ी बहन जैसा नहीं माना। सोंग याओयाओ ने अपने होंठ चाटे और अपना सिर घुमा लिया। उसके चेहरे पर न तो कोई आश्चर्य था और न ही घबराहट। मैं बाद में अखबार देखूंगा। अगर तुम यहाँ हो तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? क्या वे कोई परेशानी खड़ी कर रहे हैं? फेरान। सोंग जिंगवान एकदम सन रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़का पहले उससे बेइंतहा प्यार करता था, उसे तंग होते देखकर कुछ नहीं करेगा। एन फेरान ने पलकें झपकाईं और सोंग याओयाओ की तरफ देखा। माफ करना, क्या मैंने आपको परेशान किया? उसने माफी मांगते हुए पूछा। उसके दोनों हाथों ने बेचैनी से उसकी पतलून को चुटकी से दबाया।
लेकिन पूरे समय उसकी आंखों में सिर्फ सोंग याओयाओ ही थी। सोंग जिंगवान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। उसे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतहीन उपहास में डूब गई हो। एनफेरान, वह फिर से गुर्राए, स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ। इस बार उसने दया का भाव नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आवाज़ में सवालिया लहजा था। हालांकि वह इस लड़के को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके प्रति प्रशंसा का आनंद नहीं लेती थी। प्रशंसा पाना एक अच्छा एहसास था, कम से कम इससे पहले तो उसे इसका आनंद आता था, लेकिन अभी नहीं। एनफेन ने अपना सिर हिलाया और सोंग जिंगवान को शांत और नियंत्रित भाव से देखा। जिंगवान, तुमने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं पुकारा। वह हमेशा उसे क्लासमेट अन कहती थी। उसकी आवाज़ पहले जैसी ही कोमल थी, मानो उसमें ज़रा भी तीखापन नहीं था। उसके जवान चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे और वह पीला और दुबला पतला था। हमेशा की तरह वह उतने ही गर्मजोशी भरे और उचित व्यवहार में थे। नहीं, कुछ अलग था। उसकी नज़रों में अब कोई स्नेह नहीं था। सोंग जिंगवान को एहसास हुआ कि एनफेरान वाकई काफ़ी खूबसूरत था। वह पहली नज़र में किसी को अचंभित करने वाला नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ और देखने में सहज थे। एनफेरान की स्पष्टवादिता के कारण वह शर्मा गई। क्या अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह सकती? उसने धीरे से पूछा। सोंग याओयाओ मुस्कुराए और उसे जाने दिया। जितना ज्यादा वह एनफेरान को देखती, वह उतना ही उसे भाता। ईमानदारी से कहूं तो अगर वह एक बेवकूफ़ की तरह दौड़े और सोंग जिंगवान के लिए बोलने की कोशिश की तो मुझे खेद है। वह उसे भी पीटती। वह पहले ही तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका था, फिर वह अब भी पहली कक्षा के किसी व्यक्ति के बारे में कैसे सोच सकता था? इसके बारे में सोचो भी मत। सौभाग्यवश वह युवक बहुत होनहार था। सोंग याओयाओ इस बात से प्रसन्न था कि उसने कितनी जल्दी सीख लिया। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। एनफेन की आंखें थोड़ी झपक गईं जब उसने सोंग जिंगवान की क्रोधित और व्यथित निगाहों में देखा, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं हटाईं। सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त और परिवार वाले ही मुझे फेरान कह सकते हैं। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, है ना? मैं? सोंग जिंगवान ने लगभग अपने दांत पीसकर धूल में मिला लिए। सोंग याओयाओ किस तरह की प्राणी थी? सोंग याओयाओ से मिलने के बाद लोग ऐसा क्यों व्यवहार करते थे जैसे वे उसे जानते ही न हों? अगर तुम्हें नस के ऑफिस जाना है तो मैं किसी को बुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है वो क्लासमेट सोंग के तुम्हारे साथ काम खत्म करने के बाद ही होगा। वैसे, जैसे ही उसने किनारे खड़ी लड़की को देखा, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। क्लासमेट सोंग, क्या मैं तुम्हें याओयाओ कह सकता हूं? जैसा कि पता चला, एनफेरान की आंखें बहुत आकर्षक थीं। जब वह किसी को देखता तो उसकी नज़रों का केंद्र बिंदु ऐसा लगता मानो वह उसकी पूरी दुनिया हो। सोंग याओयाओ ने उदासीनता से कंधे उचकाते हुए रेलिंग पर हाथ रखा। यह आप पर निर्भर है। एनफेरान तुरंत हंसा। ठीक है, अब से मैं तुम्हें याओयाओ कहूंगा। याओयाओ, उसने परीक्षण किया। जब तक तुम्हें कुछ ज़रूरत न हो मुझे फ़ोन मत करना। और सोंग याओयाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी ओर इशारा किया। ऐसे नखरेबाज लहजे का इस्तेमाल मत करो। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो मुझसे कमज़ोर हों। आहम, मैं नहीं। एनफेरान डर गया। उसका चेहरा तुरंत पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। मुझे खुशी है कि आप ऐसा नहीं करते। उसकी गंभीरता देखकर सोंग याओयाओ ने अपना सिर हिलाया और तेजी से चली गई। एनफेरान सोंग याओयाओ के प्रति रोमांटिक तरीके से आकर्षित नहीं था, वह उसका सम्मान करता था। आज भी वह उसे पहली बार देखे जाने को नहीं भूल पाता। जिस तरह उसने बदमाशों का सामना किया और उन्हें सबक सिखाया, जबकि उसकी आंखें लाल और नम थीं, वह अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। सोंग याओयाओ, यहीं रुक जाओ। सोंग जिंगवान ने सोंग याओयाओ की पीठ पर कड़ी नज़र डाली और उस पर जोर से चिल्लाया। क्या? लड़की की लंबी चोटी लहरा रही थी। उसने होंठ फुलाए और पलटकर सीढ़ियों से नीचे की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम एक और मार सहना चाहती हो? सोंग याओयाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाइयों को रगड़ा। तुम? सोंग जिंगवान ने घृणा से कहा। हालांकि सोंग याओयाओ की धमकियों के आगे उसने अपनी बाकी बातें निगल लीं। इस बीच एनफेरान ने सोंग याओयाओ को जाते हुए देखा और सोंग जिंगवान की ओर विनम्रता से सिर हिलाया, फिर वह उसके पीछे चला गया। एनफेरान, सोंग जिंगवान ने अपने गाल रगड़े और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वह दयनीय लग रही थी। क्या आपको गाना याओयाओ पसंद है? एनफेरान उसके सवाल से स्तब्ध रह गई और सहज ही सोंग याओयाओ की पीठ पर नजर डाली। लड़की के कदम तेज थे, उसके हाथ जेबों में थे और हर कदम के साथ उसकी चोटी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोंग जिंगवान की बात सुनी ही ना हो। बिल्कुल नहीं, एनफेन ने इनकार किया। हाँ, सच में, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं, सोंग जिंगवान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर उसने अपने बाल कानों के पीछे किए और आगे कहा, क्या तुम मुझे पहले पसंद नहीं करते थे? किसे पता था कि तुम्हारा प्यार इतना चंचल है? एनफेरान ने ये शब्द सोचते हुए पलकें झपकाईं।
उसने अपनी आस्तीन थपथपाए और आह भरी। प्यार चंचल नहीं होता, नफरत चंचल होती है। चूंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। क्या यही आदर्श नहीं है? एनफेरन ने पूछा। वह धीमा जरूर था, पर मूर्ख नहीं था। जब वह सोंग जिंगवान के प्रति बेबस और आसक्त था, तब उसे बस उसका अच्छा पक्ष ही दिखाई देता था। दुर्भाग्य से, जब वह उसके सामने लड़खड़ा गया और उसने उसे घृणा से देखा, तो उसका उग्र हृदय तुरंत बुझ गया। वह आदमी धीरे धीरे बोल रहा था और उसकी आवाज़ साफ थी। उसकी आंखें गोल थीं, पुतलियां साफ थीं, और वह उसे उलझन भरी नज़रों से देख रहा था। लेकिन वहां आकर्षण का कोई निशान नहीं था। हाँ, तो फिर आगे बढ़ो। सोंग जिंगवान ने कंधे उचकाए और तिरस्कार से उसके पास से गुजर गई। तुम्हें सोंग याओयाओ पसंद है, लेकिन तुम्हें कोई बदले में नहीं मिलेगा। कितना दुखद है। यह उसकी असली पहचान थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एनफेरान दुखी नहीं थी। सोंग याओयाओ के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें मुड़ गईं और वह मुस्कुराया। इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही नहीं है, दोस्ती और रिश्तेदारी भी है। याओयाओ सूरज की तरह है, जो भी उसके पास जाता है वह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अगर तुम जोर देकर कहो कि मैं उसे पसंद करता हूं, तो मैं मानता हूं कि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह रोमांटिक किस्म का नहीं है। वह वास्तव में एक दोस्त चाहता था, और सोंग याओयाओ का जीवंत व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से उसे आकर्षित करता था। अरे! सोंग याओयाओ काफी दूर चलने के बाद मुड़ी और जोर से चिल्लाए, अरे, अगर तुम ऐसे ही झुंझलाते रहे तो मैं तुम्हें इन सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगी। उसने जोरदार धमकी दी। हालांकि उसकी आवाज बिना किसी मारक क्षमता के कोमल और मधुर थी। ठीक है। सूरज की रोशनी तुरंत ही लड़के की आंखों पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमक उठीं। एनफेरान तुरंत मान गया। सोंग जिंगवान की तरफ देखे बिना वह लड़की की तरफ लपकने लगा। वह अपने नेता की ओर दौड़ते हुए एक शिष्य की तरह था। सोंग जिंगवान अपनी जगह पर खड़ा रहा और नाराजगी से सोंग याओयाओ और एनफेरान को तीसरी कक्षा में प्रवेश करते देखा। उसने दांत पीसते हुए अपनी स्क्रिप्ट जमीन पर फेंक दी और उस पर पैर रख दिया। सोंग याओयाओ, तुम बस रुको। एक ऐसी भूमिका जो स्पष्ट रूप से उसे नकारने के लिए बनाई गई थी, वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह स्वीकार करने के लिए इतनी सस्ती थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर पर कॉल करते हुए एक तरफ चली गई। नमस्ते भाई, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। प्लीज़। जैसा कि सोंग याओयाओ ने उम्मीद की थी, कक्षा ने अभ्यास परीक्षा में सचमुच अच्छा प्रदर्शन किया। एनफेरन को छोड़कर, जिसे पूरे अंक मिले, एक भी छात्र पास नहीं हुआ। सोंग याओयाओ कक्षा के सामने एक कुर्सी पर बैठा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाई और धीरे से ताली बजाई। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। आहम! तांग शिनरू की नज़रें सोंग याओयाओ से मिलते ही वह डर गई। उसने अपनी गर्दन पीछे की और चुपचाप नीचे बैठ गई, अपने सामने वाले छात्र के पीछे छिप गई और पीछे वाले छात्र से फुसफुसाने लगी। अरे याओयाओ, जब वो ऐसी होती है तो कितनी डरावनी लगती है। क्या वो हमें मारेगी? आहम! हान जून भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने अपने भाई शुन की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर शांति से बैठा था, उसके हाथ जेबों में थे, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने अंदर ही अंदर शेन शुन की तारीफ की। बड़ा भाई तो बड़ा भाई ही है। उसकी शक्ल तो देखो, वो इन छोटे झींगों जैसा बिल्कुल नहीं है। तभी उसकी नज़र नीचे गई और उसने शेन शुन के कांपते पैर पर ध्यान दिया। वह शेन शुन के साथ बड़ा हुआ था और उसकी आदतों को जानता था। उदाहरण के लिए, जब कोई चीज़ उसे परेशान करती थी तो उसका पैर कांपने लगता था। और इस समय केवल एक ही चीज़ उसे परेशान कर रही थी। हान जून ने कक्षा के सामने देखा और सोंग याओयाओ की नज़र देखी। हाँ, वह सचमुच बहुत डरावनी है। वो तो भाईशुन से भी ज्यादा डरावनी थी। भाईशुन तो गुस्से में लोगों को बस मारते ही थे, जबकि इस गुड़िया जैसी लड़की के पास न सिर्फ जोरदार मुक्के थे, बल्कि वो उन्हें परीक्षा के सवाल भी हल करने पर मजबूर करती थी। कक्षा में सन्नाटा था। कक्षा का निरीक्षण कर रहे एक शिक्षक ने देखा कि माहौल थोड़ा अजीब था। कक्षा में प्रवेश किए बिना ही वह तुरंत मुड़ा और चुपचाप चला गया। सोंग याओयाओ ने कागजात पलटे और जल्दी से सबके दोष, कमजोरियां और खूबियां याद कर लीं। थोड़े ही समय में उसे कई समाधान सूझ गए। वह लगभग 10 मिनट तक चुप रही, जबकि सभी सांस लेने में भी हिचकिचा रहे थे। वे आत्मचिंतन करते हुए भौहें चढ़ा रहे थे। जब उसने कागजात देखना समाप्त किया और अपना सिर उठाया, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। अरे, क्या हुआ? सोंग याओयाओ ने उलझन में पूछा। जैसे ही उसने ये पूछा, सभी ने राहत की सांस ली। हो, याओयाओ, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। इतना बुरा करने के लिए माफ करना। हमें मारो। हाँ, हमें चुप मत रहने दो, ये बहुत डरावना है। अगर तुम नाखुश हो तो हमें मार दो। गीत याओयाओ, वह ऐसे लोगों से मिली थी जो खुद को नीचा दिखाते थे, लेकिन इस हद तक नहीं। हालांकि वह इस बात से खुश थी कि वे इतने आत्मजागरूक थे। वह खड़ी हुई और ताली बजाए।
मुझे खुशी है कि तुम इतने आत्म जागरूक हो। मैंने कुछ देर पहले ही सब कुछ सोच लिया था। कड़ी मेहनत वाली पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है। इसलिए आज से मैंने तुम सबके लिए एक फिटनेस प्लान बनाया है। तुम रोज़ाना मैदान के 5 चक्कर लगाओगे और एक प्रैक्टिस पेपर भी। क्या ये ठीक है? पफ, याओ याओ, बस हमें मारो। वे मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी लत है। सॉन्ग याओ याओ खड़ी हुई, थोड़ा खींची, लापरवाही से अपने पास रखी झाड़ू उठाए और उसे अपने घुटने पर रख लिया। मोटी झाड़ू यूं ही टूट गई। ये वास्तव में टूट गया। फक, हान जून सदमे में देखा। पहले कौन जाएगा? सॉन्ग याओ याओ ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। टकराना। सभी लोग तुरंत बाहर भागे। याओ याओ, आपके प्रयासों के लिए हमने फिट होने का फैसला किया है। सोंग याओ याओ ने झाड़ू जमीन पर फेंकी और अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए गर्व से सिर हिलाया। अच्छा, याद रखना, 10 चक्कर लगाने हैं। क्या तुमने 5 नहीं कहा? क्योंकि तुम सब परीक्षा में फेल हो गए हो, इसलिए तुम्हें 2 गुना करना होगा। सोंग याओ याओ ने अपनी उंगली हिलाई। बातचीत नहीं, भागो। उस समय कक्षा 3-1 में एंड्रू याओ ने देखा कि सोंग जिंगवान अस्त व्यस्त चेहरे पर लाल निशान लिए अंदर आए और चिल्लाए, हे भगवान, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? किसने तुम्हें परेशान किया? क्या किसी ने वास्तव में हमारे ब्यूटी सॉन्ग को परेशान किया है? जिंगवान, क्या हुआ? अगर तुम्हें धमकाया गया है तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। सॉन्ग जिंगवान की आंखें लाल थीं और वह सभी को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराए और रुंधी हुई आवाज में बोली, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसकी आंख के कोने से एक आंसू निकल आया। हु निंगशी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसे इस हालत में देखकर वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। क्या गलत? वह आगे बढ़े और सोंग जिंगवान का विश्लेषण किया। लड़का बहुत लंबा था और उसकी कदकाठी पहले से ही एक आदमी जैसी थी। उसका बचकाना रूप धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उसकी आवाज़ गहरी और भारी थी। हालांकि अभी भी फटी हुई थी, फिर भी उसकी आवाज़ बाकी ज्यादातर लड़कों से बेहतर थी। सोंग जिंगवान की पलकें फड़क उठीं और उसके आंसू तुरंत तेज हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और बेतहाशा आंसू पोंछे, लेकिन जितनी ज्यादा उसने आंखें पोंछी उतने ही ज्यादा आंसू बहे। उसकी आस्तीनें भीगने में ज्यादा देर नहीं लगी। मैं ठीक हूँ, सच में मैं ठीक हूँ। पूछना बंद करो, निंगशी। सोंग जिंगवान ने अपना सिर नीचे किया और अपनी सीट पर वापस दौड़ी। एक ही झटके में उसने अपनी सारी किताबें अपने बैग में रख लीं। आन रुओ उलझन में थी। जिंगवान, तुम क्या कर रही हो? ऐसा क्यों लग रहा था कि वह जा रही है? युवा मास्टर हो, जल्दी करो और मेरे साथ उससे पूछताछ करो, उसने चिंतित होकर पैर पटकते हुए कहा। सोंग जिंगवान ने अपने होंठ काटे और रो पड़ी। इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब से हम सहपाठी नहीं रहेंगे। मैं हो। वह अचानक अपना सिर नीचे करके रोने लगी। उसकी कुछ करीबी सहेलियों ने उसे दर्द में देखा और उनकी आंखें भी लाल हो गईं, क्योंकि वे उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। जिंगवान, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो हमें बताओ, हम तुम्हें कुछ सोचने में मदद करेंगे। ठीक है, अगर तुम रोती रहोगी तो मैं भी रोने लगूंगी। हु निंगशी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपने होंठ आपस में भींच लिए और उसकी कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। क्या वो सोंग याओ याओ थी? लियांग में सोंग याओ याओ के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जिसके साथ सोंग जिंगवान का संघर्ष था। आखिरकार उसका व्यक्तित्व हमेशा से ही सौम्य रहा था और ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी को नाराज करेगी। उसने देखा कि सोंग जिंगवान स्तब्ध रह गया। एक पल बाद उसकी आंखें और भी तेज हो गईं और उसे एहसास हुआ कि उसका अंदाजा सही था। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। उसने नीचे देखा, सोंग जिंगवान को छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ गया। निंगशी, नहीं, वो नहीं थी, वो सच में नहीं थी। उसने नाटक किया और थोड़ा उसके पीछे भागी, लेकिन एंड्रू याओ ने उसे रोक लिया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसके गाल लाल हो गए। उसकी तरफ से मत बोलो। क्या वो तुम्हें बड़ी बहन भी मानती है? वो स्कूल में इतना घमंडी कैसे हो सकती है? क्या उसे लगता है कि पहली क्लास मर चुकी है? ये सही है, चलो चलें। हम यंग मास्टर हुओ के साथ जिंगवान को न्याय दिलाने चलेंगे। हाँ, अगर किसी को जाना है तो सोंग याओ याओ को जाना चाहिए। जिंगवान लियांग का गौरव है, उसे क्यों जाना चाहिए? सोंग जिंगवान के कुछ प्रशंसकों ने ये स्थिति देखी और न्याय पाने के लिए हुओ निंगशी के पीछे पीछे चल पड़े। डेंकी और लियूपेंग, जो अभी अभी स्कूल लौटे थे, एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अपने चेहरों पर लगे चोटों के निशानों को छुआ और गहरी सांस ली। वे चुपचाप बैठ गए और हिले नहीं। पहली कक्षा में सभी अमीर पृष्ठभूमि से नहीं थे। दरअसल उनमें से आधे तो कक्षा में दाखिले के लिए पूरी तरह अपने अच्छे अंकों पर निर्भर थे। आमतौर पर इस कक्षा में जब उन्हें धमकाया जाता था तो वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे।
अब जबकि वे परेशानी पैदा करने के लिए ही निकले थे तो स्वाभाविक रूप से उनमें शामिल होने की हिम्मत नहीं थी। अगर कुछ गलत होता तो वे निश्चित रूप से दोष अपने ऊपर ले लेते। वे मूर्ख नहीं थे। अंत में उन्होंने 1 दर्जन या उससे अधिक लड़कों को इकट्ठा किया और वे तीसरी कक्षा की ओर धमकी भरे अंदाज में बढ़े। जिंगवान, पहले अपने आंसू पोंछो। रोना बंद करो। जैसा कि तुम देख सकती हो, सबको तुम्हारी परवाह है। एंड्रूयाओ ने उसे सांत्वना देते हुए एक टिश्यू पेपर दिया। थैंक यू। सोंग जिंगवान ने सिसकते हुए चुपचाप अपने आंसू पोंछे। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। ओह, सोंग याओयाओ बहुत दुखी होने वाला है। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? क्या वे याओयाओ को मारने वाले हैं? सोंग जिंगवान खड़ा हुआ और बेचैनी से एंड्रूयाओ को खींचने लगा। जल्दी करो, हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। ये कहते हुए वह तेजी से बाहर भाग गई। एंड्रूयाओ ने बेबसी से सिर हिलाया। जिंगवान, तुम बहुत दयालु हो। उसने तुम्हारे साथ पहले ही ऐसा कर लिया है, फिर भी तुम उसके पक्ष में बोल रहे हो। मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन क्या यही बात पहली कक्षा को उसमें पसंद नहीं आई? गाना। हो निंगशी कक्षा के दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसने देखा कि कुछ लोग बेतरतीब ढंग से भाग रहे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों थे और ऐसा लग रहा था कि अगर वे एक कदम भी धीमे हुए तो कुछ न कुछ खो देंगे। वह फुर्ती से पीछे हट गया, लेकिन अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे और वे गिरकर दीवार से टकरा गए। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। भाड़ में जाओ, मेरा जूता। वह जगह बहुत अव्यवस्थित थी। सबसे अंत में बाहर निकलने वाले शेनशुन थे और उनके पीछे 2 लड़के और 1 लड़की थी। ओह, क्या ये यंग मास्टर हो नहीं हैं? शेनशुन ने लापरवाही से पूछा और अपने हाथ जेबों में डाल लिए। मुंह में वो लॉलीपॉप चूस रहा था। उन्होंने इसे सोंग याओयाओ से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। सोंग याओयाओ कहाँ है? हो निंगशी ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सोंग याओयाओ, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या गलत? सोंग याओयाओ जमीन पर गिरी हुई पाठ्यपुस्तकें उठाने के लिए झुकी। लड़के की आवाज़ सुनकर उसने उलझन में अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखें बहुत पवित्र थीं और उसकी निगाहें बहुत शांत थीं, जिससे हो निंगशी अवाक रह गई। उसके पीछे से किसी ने कहा, सोंग याओयाओ, बाहर आओ, क्या तुमने जिंगवान को मारा? हाँ। सोंग याओयाओ ने कक्षा से बाहर निकलते हुए सिर हिलाया। शेंगशुन एक तरफ हट गया। लड़की दरवाजे पर खड़ी होकर कोमल और कमजोर लग रही थी, लेकिन सभी की सुरक्षा ने उसे वास्तव में शक्तिशाली बना दिया था। क्या तुम यहाँ उसका बदला लेने आए हो? सोंग याओयाओ ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं और अपरिचित लड़कों की ओर देखा। तुम? हो निंगशी ने बेबसी से कहा। तुमने उसे फिर क्यों मारा? उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण। उसके छोटे चाचा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उसे एक अनमोल रत्न की तरह मानते थे और उसे एक मासूम सा फूल समझते थे। वह मुझे मारना चाहती थी। क्या मुझे जवाब नहीं देना चाहिए? आहम। हो निंगशी हंसना चाहती थी। वह तुम्हें मारना चाहती थी। वह ऐसी इंसान नहीं है जो यूं ही किसी को मार दे। ओह, तो तुम कह रहे हो कि मेरी याओयाओ लोगों को सिर्फ इसलिए मारती है क्योंकि वे उससे सहमत नहीं हैं। तांग शिनरू उसकी बात से नाराज हो गई। उसने व्यंग्य किया और आगे बढ़कर सामने खड़े लोगों को घूरने लगी। ये तुमने कहा, हमने नहीं। हाँ, उसने ये स्वीकार किया है। शेनशुन ने अपने होंठ हिलाए और जोर से लॉलीपॉप चूसा। उसकी आंखों में दुश्मनी के भाव के साथ उसे देखते हुए थोड़ा सुन्न महसूस करना मुश्किल था। तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? क्या तुम लड़ना चाहते हो? तुम? शेनशुन की प्रतिष्ठा के बारे में किसने नहीं सुना था? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे कायल लोग पीछे हट गए। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? हमारे पास 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। पफ। हान जून जोर से हंसा और चारों ओर इशारा करते हुए बोला, कृपया चारों ओर देखो। मैं करूंगा। लड़का बुदबुदाया। क्या बड़ी बात है। मैं? भाड़ में जाओ। लड़के ने आंखें चौड़ी करके कक्षा 3 के बच्चों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी और वे उन्हें घेरे हुए थे। सहपाठी, क्या तुम लड़ना चाहते हो? शेनशुन मुस्कुराते हुए लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यकीन मानिए, सोंग याओयाओ से मार खाने से तो बेहतर है कि हम मार खाएं। अगर हम तुम्हें मारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम अस्पताल जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हें मारती है तो तुम्हें सीधे शमशान घाट ले जाया जा सकता है। यह तुम? शेनशुन के कारण लड़का लगभग मरणासन हो गया और उसने अपनी सारी शक्ति खो दी। सोंग याओयाओ अपनी कक्षा में इतनी प्रतिष्ठित कब हो गई? उसकी पूरी कक्षा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। हो निंगशी ने बिना किसी डर के अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सोंग याओयाओ, क्या तुमने यहाँ डाकुओं का अड्डा बना रखा है? तीसरी कक्षा हमेशा से ही विद्रोही और अव्यवस्थित रही थी। आमतौर पर कोई उनकी परवाह नहीं करता था और वे अक्सर कक्षाएं छोड़ देते थे। लेकिन अब जब सोंग याओयाओ यहाँ आ गया है तो उस बिगड़ैल बच्चे ने वास्तव में अव्यवस्था को फिर से व्यवस्थित कर दिया है। सोंग याओयाओ ने कंधे उचकाकर बाहर की ओर इशारा किया।
मैं मानता हूं कि मैंने उसे मारा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उसने ही मुझे सबसे पहले मारने की कोशिश की थी। इस आधार पर कि तुम भविष्य में मुझे आंटी कहोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसे बाहर निकाल दो, बाकी सबकी बात, उनके साथ जो चाहो करो। अरे, तुम्हें आंटी कौन कह रहा है? हो निंगशी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोंग याओयाओ इतनी बेशर्म होगी। उसने वास्तव में सबके सामने ऐसे शब्द कहे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसके हाथ पैर पकड़ लिए गए और उसे भीड़ में ले जाया गया। सोंग जिंगवान और अन्य लोग पास आए और उन्हें ये दृश्य देखने को मिला। गलियारा अस्त व्यस्त था और वह अपने लोगों को नहीं ढूंढ पा रही थी। ये सोंग जिंगवान का दिल बैठ गया। क्या हो रहा है निंगशी? वह चौंक गई और जल्दी से दौड़कर हो निंगशी को पकड़ लिया। क्या हुआ? हो निंगशी ने खुद को झाड़ा और सोंग जिंगवान की आंखों में देखा। जिंगवान, सोंग याओयाओ ने कहा कि तुमने पहले उसे मारने की कोशिश की थी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं? सोंग जिंगवान की आंखें चमक उठीं और उसने घबराकर उसे झट से टाल दिया। ये कैसे हो सकता है? वह मेरी बहन है, मैं उसे मारने की कोशिश क्यों करूंगी? निंगशी, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? जैसे ही उसने उसकी धुंधली आंखों को देखा, हो निंगशी हंस पड़ी। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह समझता था, वह उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। तुम लोग क्या करने की योजना बना रहे हो? उनके आसपास के लोग बहुत उग्र थे और साफ दिख रहा था कि वे लड़ाई शुरू करने वाले हैं। किसे पता था कि उन्हें ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा? क्या तीसरी क्लास की सोंग याओयाओ ने उनका दिमाग खराब कर दिया था? आखिर उसमें ऐसी क्या खूबी थी? स्थिति खुद बोलती है। तांग शिनरू ने अपनी हथेलियां फैला दीं। हान जून ने कहा, उत्तर स्पष्ट है। शेन जुन ने अपना लॉलीपॉप काटा और अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया, उन्हें पकड़ो। जैसे ही उनका आदेश टूटा, कई हाथ उनकी ओर बढ़े, लेकिन उनके वार जोरदार नहीं थे। बजाय, क्या बकवास है? मेरी पैंट किसने उतारी? मेरे जूते, भाड़ में जाओ, साले, मुझे मेरा अंडरवियर वापस दो। भीड़ के बीच से कुछ सफ़ेद सा गुजरा। सोंग याओयाओ ने ईक की आवाज़ निकाली और जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं। क्या ही बुरा हाल है। ये लड़के तो उसके गेगे के बाल के एक कतरे के बराबर भी नहीं हैं। शेंग शुन के होंठ फड़कने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह सोंग याओयाओ के सामने रुक गया। बस करो, हे। हान जून विकृत भाव से हंसा। नंगे मुर्गे मुर्गियों का झुंड। तांग शिनरू ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने कान घुमाए। उनकी आकृति को देखते हुए वह उन्हें देखने में रुचि नहीं ले रही थी, भले ही वे उसके सामने नग्न खड़े थे। भाड़ में जाओ, क्या तुम इंसान हो? मुझे पता है, हिम्मत है तो हमसे सीधे लड़ो। हमारे कपड़े क्यों उतार रहे हो? मुझे मेरे कपड़े वापस दो। भाड़ में जाओ। पहले के उग्र लड़के गुस्से में अपने घुटनों को पकड़कर एक दूसरे से चिपक गए। एन रुयाओ शर्मा गई। उसने सोंग जिंगवान को पकड़ लिया और उसे वापस अपनी कक्षा की ओर खींच लिया। जिंगवान, चलो चलते हैं। लेकिन सोंग जिंगवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। अरे, पर क्या? तीसरी क्लास तो गुंडों से भरी है। अगर तुम ज्यादा देर रुकी तो शायद तुम्हें भी नंगा कर देंगे। सोंग जिंगवान ने अपने होंठ भींच लिए। ये स्कूल में हिंसा है। मैं इसकी शिकायत टीचर से करूंगी। ये सुनकर हो निंगशी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और उनसे कहा, पहले कक्षा में वापस जाओ। मैं इस मामले को निपटा दूंगा। टीचर को बताने का क्या मतलब था? क्या टीचर कुछ कर सकते थे? वैसे भी पहली क्लास ने ही तो ये सब शुरू किया था। ओके। सोंग जिंगवान ने सिर हिलाया और उसकी आंखें घूम गईं। निंगशी, सावधान रहना। याओयाओ, मैं उसे अब और नहीं समझ पा रही हूँ। लड़की ने दुख से अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हो निंगशी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन वह अच्छी तरह से शिक्षित था, इसलिए वह कुछ भी बुरा नहीं कह सका। खासकर इसलिए क्योंकि यह लड़की बचपन की दोस्त थी। उसने हाथ हिलाकर सोंग जिंगवान और बाकी लोगों को भगा दिया। उसके बाद वह सोंग याओयाओ की ओर बढ़ा और जमीन पर सिकुड़े हुए सहपाठियों पर एक नज़र डाली। शुक्र है, ये लोग ज्यादा क्रूर नहीं थे और उन्हें उनकी कमीजें ही छोड़ गए। उसी समय वे अपनी कमीजें खींच रहे थे और अपने शरीर के निचले हिस्से को ढकने की कोशिश कर रहे थे। उस दृश्य को देखकर वहां नंगी त्वचा का एक समुद्र सा था। उफ, ये सचमुच था। आंख का जाला। हो निंगशी ने अपना सिर पकड़ा और सोंग याओयाओ की आंखों में गुस्से और मनोरंजन दोनों से देखा। सोंग याओयाओ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेरे छोटे चाचा को इस बारे में पता चल जाएगा? उसकी नज़र सोंग याओयाओ पर पड़ी। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसने देखा कि उसकी आंखों में अपराधबोध की एक झलक उभर आई थी। लेकिन उसे अपनी छाती ऊपर उठाने और गला साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने कुछ नहीं देखा। वह पूरी तरह गंभीर बनी रही। हो निंगशी ने जीभ चटकाए। अगर तुमने कुछ नहीं देखा तो तुम दोषी क्यों लग रहे हो? सोंग याओयाओ, तुम्हारा अंत हो गया। तुम्हारी आंखें अब साफ नहीं हैं। मैं
सोंग याओयाओ वास्तव में दोषी महसूस कर रही थी और उसे गलती से हुओ निंगशी ने खोज लिया था। अरे, शेनजुन ने हुओ निंगशी के कंधे पर हाथ रखा। युवा मास्टर हुओ, यह एक धमकी है। ये सुनकर हुओ निंगशी हंस पड़ी। उसने जमीन पर लेटे लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ? वे डरावने रूप से भयंकर थे। याओयाओ, तुम इन लोगों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? एनफेन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और पूछा। उन्हें, जैसे ही सोंग याओयाओ बोल रही थी, वह उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। एक बार फिर उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। सोंग याओयाओ नाराज हो गई। तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम उनके कपड़े क्यों उतार रही हो? मुझे पता है, ठीक है। कक्षा 3-3 के विद्यार्थियों ने अपनी ओर इशारा किया और एक दूसरे को देखा। इसके बाद वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। याओयाओ, मैंने इसे शुरू नहीं किया। लॉन्गहू ने ये पहले किया था। हाँ, हम सब ने देखा। लॉन्गहू, जिसने मासूमियत से दोष अपने ऊपर ले लिया था, मैंने नहीं किया। बातें मत बनाओ। सोंग याओयाओ, उनके कपड़े उन्हें वापस कर दो। अगर किसी ने देख लिया तो। हुओ निंगशी ने गौर किया कि आसपास की कक्षाओं के कई छात्र चुपचाप अपनी खिड़कियों से बाहर निकलकर उन्हें देख रहे थे। ये लड़के उसके सहपाठी थे, इसलिए वह यूं ही चुपचाप नहीं बैठ सकता था। हालांकि उन्हें लगता था कि वे इसके हकदार थे। कक्षा लगभग खत्म हो गई है। एनफेरान ने समय देखा और सुझाव दिया, मुझे लगता है कि अब समाधान का समय आ गया है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? आनफेरान, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मुझे भी कोशिश करते हुए देखना है। चुप रहो। एक लड़के ने अपना अंडरवियर उसके चेहरे पर फेंका और आंखें घुमाईं। तुम तो पहले से ही इस हालत में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे मिली? फिश लियोंग 1। अरे फेन, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? तांग शिनरू की नज़र अनफेन पर पड़ी और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एनफेरान शर्मा गया। अगर उन्हें अपने कपड़े वापस चाहिए तो वे पैसे देकर खरीद सकते हैं। भाड़ में जाओ, तुम बेवकूफ़ हो। ये कैसा सुझाव है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास तो है ही नहीं। मेरे पास तो बस जिंदगी है। अगर बुरा हाल हुआ तो मैं बस यूं ही दौड़ लगा दूंगा। सोंग याओयाओ उदासीन था। अगर ये लोग सोंग जिंगवान का बदला लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ो। मैं तुम लोगों को यह मामला सुझाने दूंगा। अगर तुम पैसे इकट्ठा कर लेते हो तो हम इसे सीखे गए सबक की कीमत समझेंगे। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। उसने बिना ध्यान आकर्षित किए सहजता से हाथ हिलाया। तांग शिनरू ने एनफेरान के कंधे पर थपथपाते हुए खुशी से कहा, शाबाश, तुमने इतनी जल्दी सीख लिया। ऐसे ही सीखते रहो। ये कहने के बाद वह जल्दी से सोंग याओयाओ के पीछे भागी। एनफेरान का चेहरा लाल था, उसका रूप साफ और उचित था और उसकी आवाज़ कोमल और नर्म थी। तांग शिनरू और सोंग याओयाओ के जाने के बाद वह आखिरकार लड़कों के पास गया और पूछा, इस अंडरवियर की कीमत 100 युआन है। क्या किसी को यह चाहिए? उनका स्वभाव विनम्र था, लेकिन उनके शब्द चौंकाने वाले थे। अंत में, हालांकि वे अनिच्छुक थे, लेकिन जो लड़के वहां परेशानी पैदा करने आए थे, उनके पास दांत पीसकर अपने कपड़े के बदले में पैसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरअसल, ज्यादा लोगों ने उन्हें इस हालत में नहीं देखा। जिन लोगों ने अंदर झांकने की कोशिश की, उन्हें तीसरी कक्षा के छात्रों ने रोक दिया। दरअसल, वे उनकी परछाई भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे फिर भी अपमानित महसूस कर रहे थे। इस बार उनकी नाराजगी पक्की हो चुकी थी। ... सोंग जिंगवान की रोने की आवाज़ सुनकर सोंग वेंचुवान तुरंत वहां पहुंच गया। सोंग जिंगवान ने रोते हुए माफ़ी मांगी और ठगे गए छात्रों को पैसे लौटा दिए। फिर उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। हर कोई गुस्से में था, लेकिन जब उन्होंने सोंग जिंगवान को दयनीय रूप से रोते देखा तो उनकी नाराजगी तुरंत दिल के दर्द में बदल गई। स्कूल के गेट के बाहर सोंग वेंचुवान पास आया। जिंगवान, क्या हुआ? वह काम से जल्दी जल्दी यहाँ आया था। उसका सूट अस्त व्यस्त था और वह साफ तौर पर थका हुआ लग रहा था। हो गे, बिना कुछ बताए सोंग जिंगवान उसकी बाहों में झपट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सोंग वेंचुवान थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके हाथ हवा में ही जम गए और उसे उसकी पीठ थपथपाकर ये देखने में काफ़ी देर लग गई कि वह ठीक है या नहीं। उसने आह भरी, रो मत। क्या तुम्हें धमकाया गया? ये सुनकर सोंग जिंगवान और भी जोर से रोने लगी। सोंग वेंचुवान लोगों को दिलासा देने में माहिर नहीं था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चिंता से लगभग भर गईं। क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? डरो मत, मुझे बताओ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। याओयाओ कहाँ है? क्या वो ठीक है? पहले तो सोंग जिंगवान को राहत महसूस हुई, लेकिन जब उसने सोंग वेंचुवान को सोंग याओयाओ का जिक्र करते सुना तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। सोंग याओयाओ, तुम उसका नाम लेना कब बंद करोगे? क्या वो तुम्हारी इकलौती बहन है? सोंग जिंगवान ने अपना सिर उठाया और सोंग वेंचुवान को गुस्से से देखा। तुम मुझ पर भी कब ध्यान दोगे?
मैं भी दुखी और परेशान हो जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है स्कूल में मुझे कौन परेशान करेगा? सोंग याओयाओ के अलावा ऐसा कौन करेगा? सोंग वेंचुआन ने उसकी आंखों में देखा और अत्यधिक क्रोध देखा। जैसे ही वह उसके सिर पर थपथपाने वाला था, उसका हाथ रुक गया और उसने धीरे से उसे नीचे कर लिया। जिंगवान, तुम्हारी ज्यादातर नाखुशी याओयाओ से ही आती है। शायद तुम्हें यही स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे शायद चीजें आसान हो जाएं, सोंग वेंचुआन ने कहा। छी, उसे स्वीकार करो। सोंग जिंगवान ने झुकने से इनकार करते हुए अपने होंठ काटे। असंभव। पर्वतीय रिजॉर्ट में हुई घटना के बाद वे एक साथ शांति से कैसे रह सकते थे? जिंगवान, तुम दोनों मेरी बहनें हो। सोंग वेंचुआन ने आह भरी। वह समझ नहीं पाया। सोंग जिंगवान को पहले ही अपने माता पिता से प्यार मिल चुका था, फिर भी वह इतनी अधिकारपूर्ण थी कि उसने उसे सोंग याओयाओ पर जरा भी ध्यान नहीं देने दिया। क्या महिलाओं की ईर्ष्या इतनी प्रबल थी? तो क्या तुम्हें पता है कि आज सोंग याओयाओ ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? सोंग जिंगवान रो पड़ी और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं। उसकी कलाइयों पर चोट के निशान थे। उसने मेरे हाथ पकड़े और मेरा चेहरा दीवार से सटा दिया। उसने मेरे बाल भी खींचे और मुझे अपने सामने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया। मेरे सहपाठी ने भी ये देखा। जानते हो कैसा लगा होगा? सोंग वेंचुआन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जब उसने ये शिकायतें सुनी तो उसे काफ़ी उदासीनता महसूस हुई। वह एक पर्यवेक्षक की तरह था जो उसके शोर मचाने पर भी मूकदर्शक बना रहा। वह सोंग जिंगवान के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन अब भी वह उसे समझ नहीं पाया था। वह अनजाने में शिकायत करती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन सच तो ये था कि वह अपनी आंखों के कोने से चुपके से उसकी निगाहों का विश्लेषण कर रही थी। अभी रोना बंद करो, उसने दिलासा देते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। याओयाओ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे वजह बता सकती हो? अगर वो सच में गलत है तो मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। सोंग जिंगवान की पीठ अकड़ गई और अविश्वास में उसका रोना बंद हो गया। उसने आंखें चौड़ी करके सोंग वेंचुआन की दिलासा देने वाली हरकतों से बचते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सोंग वेंचुआन ने जवाब दिया, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्या तुमने ये पूछते समय मेरी भावनाओं का ध्यान रखा? सोंग जिंगवान की आवाज़ ठंडी थी। उसने आंसू पोंछे और कार का दरवाज़ा खोला। चलो घर चलते हैं, मैं थक गई हूँ। जिंगवान, सोंग वेंचुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब उसने देखा कि वह उससे बात करने से इनकार कर रही है, तो वह थोड़ा निराश हुआ। जैसे ही कार पक्की सड़क पर मुड़ी, सोंग वेंचुआन ने सोंग जिंगवान को एक टिश्यू पेपर दिया। अपना चेहरा पोंछ लो, अगर तुम रोती रहोगी तो अच्छी नहीं लगोगी। सोंग जिंगवान ने टिश्यू पेपर स्वीकार कर लिया और अपनी आंखें नीची कर लीं। धीरे धीरे उसकी नज़रों में दुश्मनी उभरने लगी। क्या तुम मेरे भाई नहीं बन सकते? उसने बुदबुदाया। जिंगवान, मजाक बंद करो। सोंग वेंचुआन ने भौहें सिकोड़ीं। मैं एक बहुत अच्छे मनोचिकित्सक को जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे मनोचिकित्सक के पास क्यों जाना चाहिए? लड़की की तीखी आवाज़ कार के अंदर गूंज रही थी। इस दौरान उसने स्कूल में बहुत कुछ सहा था, जबकि सोंग याओयाओ का स्कूली जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। सोंग जिंगवान का दिमाग खराब होने वाला था और उसका दिल टूट गया था। वह सोंग याओयाओ को अपना सब कुछ छीनने नहीं देना चाहती थी। मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे तो बस लगता है कि तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो। सोंग वेंचुआन ने अपनी टाई खोल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बात कैसे समझाए। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं मनोचिकित्सक के पास नहीं जाऊंगा। सोंग जिंगवान ने अपना सिर घुमाया और गुस्से से खिड़की से बाहर देखा। उसने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा दिया, जिससे उसके हाथों पर लाल अर्धचंद्र के निशान बन गए। यदि वह अकेले उसका भाई नहीं हो सकता तो उसे गायब हो जाना चाहिए। वह उसका प्यार साझा नहीं कर रही थी। जिंगवान, सावधान रहो। जैसे ही उसने ये सोचा, कार अचानक एक तरफ मुड़ गई। सोंग जिंगवान सदमे से सामने देखने लगी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक बड़ा ट्रक नियंत्रण खो बैठा था और उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उस समय सोंग वेंचुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग व्हील को घुमाया, जिससे चालक की सीट प्रभाव रेखा की ओर हो गई। सोंग जिंगवान को एक जोड़ी बाहों ने जकड़ लिया था। उसके कान के पास कुछ सुनाई दिया तो उसने स्तब्ध होकर आंखें झपकाईं। बूंद 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 बूंद। उफ! डॉट डॉट डॉट। एथलेटिक मैदान पर लड़के और लड़कियों का एक समूह पसीने से तरबतर था। अचानक एक छोटी सी आकृति बिना किसी प्रतिक्रिया के फर्श पर गिर पड़ी। गाना याओ 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 याओ। शेनशुन की सामान्य शरारती मुस्कान फीकी पड़ गई जब वह सोंग याओयाओ की ओर ऐसे भागा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। तांग शिनरू चौंक गई। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वह भी सोंग याओयाओ की ओर दौड़ी। शेनशुन के पीछे अनफेरान बिना किसी आवाज के चल रहा था, लेकिन उसके कदम भी तेज थे। डॉट डॉट डॉट। खून, हर जगह खून था।
कार बेकार धातु के ढेर में तब्दील हो गई थी। ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर खून लगा था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उसकी सांसें कमज़ोर थीं और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। डॉट 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 हफ। सोंग याओयाओ की आंखें खुल गईं और ठंडा पसीना उसकी आंखों में आ गया। उन्हें चुभ रहा था। मैं याओयाओ, हो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। सोंग याओयाओ को लगा जैसे कोई शरीर उस पर झपट पड़ा है, इससे पहले कि वह आवाज़ निकाल पाती। तांग शिनरू सावधानी से उसके बगल में लेटी थी, उसकी आंखें रोने से सूज गई थीं। उसके कान के पास किसी मशीन की आवाज़ आ रही थी। उसकी बाहें इतनी कमज़ोर थीं कि हिल नहीं पा रही थीं। उसने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। तुम जाग रहे हो? लड़के की आवाज़ धीमी और कर्कश थी। डॉक्टर ने कहा है कि यह व्यायाम की कमी के कारण हुआ है। तुम्हें अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। एनफेन ने देखा। क्या तुम ठीक हो याओयाओ? क्या हमें तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? हो, बेवकूफ़ याओयाओ, तुमने मुझे सच में डरा दिया। तांग शिनरू की आवाज़ भर्रा गई। उसने दांत पीसकर लड़की को हल्के से चुटकी काटी, लेकिन सोंग याओयाओ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी हमेशा चमकती आंखें धुंधली हो गईं और दीवार को घूर रही थीं। उसके रेटिना से खून धीरे धीरे कम होता गया और नस के कमरे की सफ़ेद दीवार आखिरकार नजर आने लगी। उसने दरवाजे से तीसरी क्लास के चिंतित चेहरों को भी देखा जो उसे देख रहे थे। उसने अचानक अपना कंबल उतार फेंका और नंगे पैर बाहर भाग गई। तांग शिनरू आश्चर्य से चिल्लाया, याओयाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? शेनशुन की पलकें झपक गईं और उसने उसे रोकने के लिए जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली। उसकी आंखों में धीरे धीरे दुश्मनी उभर आए और उसने बगल वाले व्यक्ति को घूरा। तुम इसे ठीक कहते हो? तुमने उसकी जांच कैसे की? उसकी तो साफ तबीयत खराब है। भाड़ में जाओ। उसने धीरे से गाली दी। हु निंगशी ने खबर सुनी और दौड़कर वहां पहुंची। जैसे ही वह पहुंची, उसे ये दृश्य देखने को मिला। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। हु निंगशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी है और उसका दिल दुखने लगा है। हो, याओयाओ, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। तांग शिनरू ने बेबसी से अपने आंसू पोंछे। चलो पहले अस्पताल चलते हैं, हु निंगशी ने बुदबुदाया। ऐसे समय में सभी गिले शिकवे अस्थायी रूप से भुलाए जा सकते थे। सोंग याओयाओ स्पष्ट रूप से अस्वस्थ और स्तब्ध थी। हाँ, ये सही है, शेनशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या हमारे पास कार है? सब चुप हो गए। दिन के इस समय तक उनके ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचे थे। एनफेन ने ही कहा, मैं अपने चाचा की कार उधार ले सकता हूं। पहले याओयाओ को स्कूल के गेट तक ले जाओ। मैं अभी अपने चाचा को ढूंढने जाता हूं। बोलने के बाद वह मुड़ा और बाहर भाग गया। इस समय किसी को यह सोचने का मन नहीं था कि उसका चाचा कौन है। उन्होंने बस राहत की सांस ली। तांग शिनरू ने सोंग याओयाओ का जूता पकड़ लिया। याओयाओ, पहले अपने जूते पहन लो। डरो मत, हम अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल? सोंग याओयाओ की पलकें फड़क उठीं और वह अचानक अपनी अचंभे से बाहर आ गई। उसने शेनशुन की बाँह थपथपाई और उसे नीचे उतरने का इशारा किया। उसकी आवाज़ सुनकर तांग शिनरू का दिल टूट गया। ये धीमी और कर्कश थी और इसने उसे एक बिल्ली के बच्चे की याद दिला दी जो अपने गले से रोने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूँ। जमीन पर पैर रखते और जूते पहनते हुए उसने सूंघते हुए कहा, चलो चलें। अभी अभी जो हुआ था, उसके बाद सोंग याओयाओ के दिमाग में ऐसा लग रहा था मानो सुइयां चुभ रही हों। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसके पैर कमज़ोर पड़ने लगे। शेनशुन ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हु निंगशी ने उसे रोक दिया। उसके होंठ मुड़ गए जब उसने अपनी जलती हुई निगाहों से शेनशुन की आंखों में देखा। इस बीच टैंग जिनरो ने सोंग याओयाओ को बाहर निकालने में मदद की। हालांकि सभी सोंग याओयाओ के बारे में चिंतित थे, वे एक साथ क्लास छोड़कर अस्पताल नहीं जा सकते थे। इसके अलावा अगर वे तैयार भी होते तो सोंग याओयाओ इसकी इजाज़त नहीं देती। चलो बाद में लड़ते हैं, शेनशुन ने हु निंगशी की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाईं। मुझे तुम्हारा रूप कभी पसंद नहीं आया। हु निंगशी हंसी, पर उसे मज़ा नहीं आया। क्या संयोग है, मैंने भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस किया है। बातचीत के बाद दोनों लड़के साथ साथ चले गए और सोंग याओयाओ के पीछे चले गए। डॉट 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 अस्पताल में आपातकालीन कक्ष। जो मानली रोते रोते बेहोश हो गई थी। अपनी छवि की परवाह किए बिना जमीन पर बैठी वह निराशा से पूरी तरह ग्रस्त थी। हालांकि ऐसे समय में जो कोई भी उसे देखता उसे बस दया की भावना महसूस होती। वह एक माँ थी और उसके 2 बच्चे एक कार दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके अलावा उसके इकलौते बेटे को आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर में पुनर्जीवित किया जा रहा था और उसकी हालत स्पष्ट नहीं थी। उनकी स्थिति में कोई भी माँ निराशा की ऐसी ही भावना महसूस करेगी। याओयाओ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तांग शिनरू सोंग याओयाओ के पीछे पीछे आए। मेरी बात सुनो, पहले अपना चेकअप करवा लो। याओयाओ। उसने सोंग याओयाओ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली।
एनफेरान ने चुपचाप उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। जरूर कुछ गड़बड़ है, वह समझदार है, उसे पता है कि वह क्या कर रही है। लेकिन तांग शिनरू ने सिर हिलाया। ठीक है। शेनशुन की नज़र लड़के पर पड़ी तो उसने आंखें सिकोड़ लीं। अचानक वह व्यंग से भर गया। सोंग याओयाओ को वास्तव में ये पता नहीं था कि सोंग वेंचुवान मुसीबत में है या नहीं। उसके पास सोंग परिवार के किसी भी सदस्य का संपर्क विवरण नहीं था और सोंग वेंचुवान का फ़ोन भी बंद था। यदि वह ऐसा कर सकती तो वह आशा करती कि इनमें से कुछ भी सत्य न हो। तभी उसने जोऊ मानली को आपातकालीन कक्ष के बाहर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोते हुए देखा। सोंग याओयाओ के होंठ आपस में सिकुड़ गए और उसकी आंखें नीचे झुक गईं। उसके मन में जो दृश्य था वह सच हो गया था। सोंग वेंचुवान सचमुच। वह अचानक उदासी से घिर गई। हुओ युंके के अलावा सोंग वेंचुवान दूसरा व्यक्ति था जिसने इस दुनिया में आने के बाद उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं तुम्हारे साथ अपने सगे भाई जैसा व्यवहार करने लगा हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उपन्यास में सोंग वेंचुवान अब तक मर चुका होगा, लेकिन क्या पिछली बार उसने उसे इससे बचने में मदद नहीं की थी? इस बार भी वह ऐसा जरूर कर सकती है। तांग शिनरू और अन्य लोगों को यह समझ नहीं आया कि सोंग याओयाओ ने क्या अनुभव किया था। उन्होंने केवल इतना महसूस किया कि उसकी मनोदशा बदल गई थी और उसमें दृढ़ संकल्प की भावना आ गई थी। सोंग याओयाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आगे बढ़ीं। याओयाओ। सोंग रूई को कुछ एहसास हुआ और जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि एक पीली चेहरे वाली लड़की मुट्ठियां भींचे हुए आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ थोड़ी कठोर थी, उसमें कोई स्नेह नहीं था। तांग शिनरू और बाकी लोगों ने सोंग रूई और जोऊ मानली को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सोंग याओयाओ ऊपर भागने पर क्यों अड़ा था। तो मामला ये था। लेकिन दुर्घटना किसकी हुई थी? कौन उसे इस तरह प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकता था? तांग शिनरू ने मान लिया कि यह सोंग जिंगवान नहीं था। अगर सोंग जिंगवान मर भी गया तो भी सोंग याओयाओ शायद एक आंसू भी नहीं बहाएगा। तांग शिनरू को एक अजीब सा आभास हुआ। उसने गहरी सांस ली और बिना आगे बढ़े दूर खड़ी हो गई। सोंग याओयाओ यहाँ है। जोऊ मानली ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने एक सुंदर चेहरा देखा जो उसकी ओर देख रहा था। एक क्षण में ही उसके हृदय में घृणा अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन गई। उसे नहीं पता था कि उसे ताकत कहाँ से मिली, लेकिन वह अचानक खड़ी हो गई और सोंग याओयाओ को धक्का दे दिया। थम। सोंग याओयाओ अचानक चौंक गई और जमीन पर गिर पड़ी। दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने जल्दी से अपनी पलकें झपका दीं। जब उसके आसपास कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं था तो वह किसके लिए रो रही थी? याओयाओ। टैंग जिनरो तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। गाना याओयाओ, अरे बदकिस्मत, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने चुवान के साथ क्या किया? वो तो अभी अभी स्कूल से निकला है। तुम कितने बदकिस्मत हो, छोटे बदमाश। यहाँ से जाने के बाद भी तुम हमें चैन से नहीं जीने दोगे। तुमने पहले मेरे साथ ऐसा किया था, अब अपने भाई के साथ कर रहे हो। सोंग याओयाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर चुवान को कुछ हो गया तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जोऊ मानली की हास्यास्पद बातें सुनते हुए सोंग रूई ने थोड़ा तर्क बनाए रखा। जब उसने देखा कि हर कोई उन्हें देख रहा है तो उसने जोऊ मानली का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से चेतावनी दी। अगर ये पहले की बात होती तो जोऊ मानली शायद पीछे हट जाती। लेकिन अब उनके दोनों प्यारे बच्चे ऑपरेशन थिएटर में थे। उनका इकलौता बेटा, उनका सबसे काबिल बेटा, उनका बेटा इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में था। ऐसे में वो अपनी समझदारी कैसे बनाए रख पाती? उसकी आंखें लाल और रक्तम हो गईं और वह क्रोधित भूत की तरह सोंग याओयाओ को घूरने लगी। सोंग याओयाओ, तुम ही क्यों नहीं मर रही हो? हर कोई हैरान था। ऊपरी तौर पर ये लड़की भी उनकी बेटी ही थी, लेकिन जाहिर है उसके साथ अलग व्यवहार किया गया। स्पष्टतः यह महिला एक अच्छी माँ की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सोंग याओयाओ के लिए वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? तांग शिनरू ने सोंग याओयाओ को उठाया। वह इतनी गुस्से में थी कि रोने ही वाली थी। उसने सोंग याओयाओ को गले लगाया, जोऊ मानली की ओर मुड़ी और चिल्लाए, अगर कुछ गड़बड़ है तो तुम्हें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। इसका याओयाओ से क्या लेना देना है? अगर याओयाओ सचमुच एक मनहूस थी तो उसके साथ जो व्यवहार किया उसके बाद भी तुम जिंदा क्यों हो? थप्पड़। जोऊ मानली की छाती धड़क उठी और दर्द उसकी हथेली पर फैल गया। याओयाओ, क्या तुम पागल हो? भाड़ में जाओ, ये तो हद हो गई। थप्पड़ तांग शिनरू के चेहरे पर मारा गया था, लेकिन सोंग याओयाओ ने तुरंत उसे बचा लिया। थप्पड़ उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगा। सोंग याओयाओ के सिर में पहले से ही दर्द हो रहा था, इसलिए इस थप्पड़ ने उसे और बढ़ा दिया, जिससे उसकी आंखों के सामने तुरंत अंधेरा छा गया। जोऊ मनाली। सोंग रूई चौंक गया। जोऊ मानली की कलाई पकड़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह अस्पताल है, यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं। तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम चुप हो सकते हो और इसे अपने बच्चों के लिए अच्छा कर्म समझ सकते हो? तो फिर उसे जाने को कहो। मैं उसे देखना नहीं चाहती। झोऊ मानली ने नफरत से सोंग याओयाओ की ओर इशारा किया। सोंग रूई की कनपटियां फड़क उठीं। उसका घमंड पूरी तरह से खत्म हो गया। उसने सिर नीचे किया और चारों ओर देखा। खुशकिस्मती से यह एक निजी अस्पताल था जिसकी स्थापना कई अमीर परिवारों ने की थी और वे एक साथ ज्यादा लोगों का इलाज नहीं करते थे। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि नर्सें और डॉक्टर उस दिन जो हुआ था उसकी खबर फैला देंगे। यदि ऐसा सचमुच हुआ तो वह अपमान सहन नहीं कर पाएगा। ये देखकर कि झोऊ मानली पीछे नहीं हट रही थी और सोंग याओयाओ के साथ एक ही जगह पर न रहने की जिद पर अड़ी थी, सोंग रूई ने अपनी सांस रोक ली। उसने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में कहा, याओयाओ, तुम पहले घर क्यों नहीं जाती? तुम्हारी माँ और मैं यहाँ हैं। जब तुम्हारे भाई की जान को कोई खतरा न हो तब तुम आ सकती हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन उनका स्वर दृढ़ था। नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। भले ही सोंग रूई ने यह कहा, झोऊ मानली संतुष्ट नहीं थी। वो बदकिस्मत है। जब तक वो हमारे बीच है, हमारे चुवान और वानवान के लिए बदकिस्मती है। चुवान के ठीक होने के बाद भी मैं उसे उससे मिलने नहीं दूंगी। हवा में बारूद की गंध फैल गई और शेनशुन का चेहरा उदास हो गया। तांग शिनरू की आंखें भी लाल हो गईं। जब से वह याओयाओ से पहली बार मिली थी उसने उसे कभी इस तरह से परेशान नहीं होने दिया था। तीसरी क्लास के बच्चे उस पर बहुत प्यार करते थे और छोटे अंकल हुओ ने उसे बिगाड़ दिया था। इन माता पिता को अपने याओयाओ पर अपना गुस्सा निकालने का क्या अधिकार था? यदि वे सार्वजनिक रूप से उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो स्पष्ट रूप से याओयाओ घर पर एक भयानक जीवन जी रही होगी। उसने सोंग याओयाओ को गले लगाया और बिना किसी डर के उस जोड़े को घूरने लगी। क्या तुम्हारा कहना अंतिम है? हम कौन से साल में हैं? तुम अब भी इतने अंधविश्वासी क्यों हो? तुम्हें याओयाओ को मनहूस कहने का क्या अधिकार है? तुम शायद सोचोगी कि याओयाओ मनहूस है, लेकिन मेरी नज़र में तो सोंग जिंगवान मनहूस है। आखिरकार सोंग वेनचुवान के साथ कार में वही तो थी। तुम कहाँ से आए हो? जब कोई बड़ा बोल रहा हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? बस। सोंग रूई ने झोऊ मानली को पकड़ लिया और शेनशुन और तांग शिनरू को पहचानते ही भौहें सिकोड़ लीं। अगर वो रहना चाहती है तो रहने दो। अगर तुम बेतहाशा बातें करती रहोगी तो घर जाओ। जब चुवान और जिंगवान अभी तक बाहर नहीं आए हैं तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? झोऊ मानली चीखी। तो फिर चुप हो जाओ। सोंग रूई गुर्राया। उसकी तीखी नज़र झोऊ मानली पर पड़ी जिससे वह सिहर उठी। आखिरकार जब उसका मुंह खुला तो उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। फिर वह हताश होकर वापस बैठ गई। आपातकालीन कक्ष के बाहर हर पल यातनापूर्ण था। सोंग याओयाओ ने अपने घुटनों को गले लगाया और दीवार के सहारे एक ऐसे स्थान पर झुक गई जो सोंग दंपत्ति से दूर था। तांग शिनरू का दिल टूट गया। उसने नाक सिकोड़ी। याओयाओ, भाई सोंग जरूर ठीक हो जाएगा। सच में, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम अपने भाई को जरूर आशीर्वाद दोगे। वास्तव में। सोंग याओयाओ ने अपनी ठोडी घुटने पर टिका ली और उसकी पंखदार पलकें झुक गईं। उसके होंठ इतने पीले थे कि उनमें कोई रंग ही नहीं था। अगर यह सच होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन निश्चित भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसने सोचा था कि सोंग वेनचुवान को एक बार मौत से बचाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। कौन जानता था कि वह फिर भी एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। सूर्य दोपहर तक उदय होता है और फिर अस्त होने लगता है, चंद्रमा पूर्ण हो जाता है और फिर क्षीण होने लगता है। हर चीज़ की एक सीमा होती है और उसे लग रहा था कि शायद उसकी किस्मत खत्म हो गई है। डिंग। आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले और दो नर्सें खून से लथपथ बाहर निकलीं। वे जल्दी से बोलीं, मरीज के अंदरूनी हिस्से में रक्तस्राव हो रहा है, उसकी पसलियां टूटी हुई हैं और उसके गुर्दे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हम रक्तस्राव रोक नहीं पा रहे हैं। उसका परिवार कहाँ है? हमें आपसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाना है। उनके सामने एक मेडिकल वेवर आया। नर्स की बात सुनते ही झोऊ मानली पीछे हट गई और उसका सिर घूम गया। एक सेकंड बाद दुख और निराशा की चीख सुनाई दी। मैं हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं करूँगा। झोऊ मानली को रोक लिया गया और उसके पैर कमज़ोर पड़ने लगे। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी और उसने दांत पीस लिए। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मेरे बेटे को बचा लो। अगर तुम नहीं बचा सके तो मैं बदले में तुम्हारी जान ले लूँगी। नज ने पहले भी ऐसे कई लोगों को देखा था। इस अस्पताल में हर जगह बड़े बड़े लोग थे, इसलिए उसे डर नहीं लगा। वह बस व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। आगे बढ़ो और इस पर हस्ताक्षर मत करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ऑपरेशन थिएटर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मरीज के लिए हर पल उसे और ज्यादा खतरे में डालता है। जरा सोचो। सोंग याओयाओ तुरंत खड़ा हुआ और नज के पास गया। बहन, क्या मैं इस पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ? आप? लड़की की आवाज़ रुंधी हुई और दयनीय थी। नज ने बगल से देखा और पीले चेहरे वाली लड़की को देखा। क्या तुम अभी 18 साल की हो?
मरीज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने पूछा। जब तक वह 18 वर्ष से अधिक की थी, वह जिम्मेदारी ले सकती थी। हाँ, सोंग याओयाओ ने कलम पकड़ी और जल्दी से छूट पत्र पर अपना नाम लिख दिया। वह मेरा भाई है, कृपया उसे बचा लीजिए। शुक्रिया। गाना याओयाओ। जो मानली ने कागज छीनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन नज ने तुरंत उसे ले लिया। तुम्हें उस पर हस्ताक्षर करने किसने दिया? किसने करने दिया? तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा। दफा हो जाओ। उसकी आवाज़ तीखी और क्रूर थी। किसी को समझ नहीं आया कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। ऑपरेशन थिएटर में जो था, वह उसकी बच्ची थी, लेकिन क्या थिएटर के बाहर वाली बच्ची भी उसकी बच्ची नहीं थी? वह दयनीय थी, फिर भी घृणित थी। क्या संयोग है? सोंग याओयाओ की उंगली मुड़ गई। उसने मुड़कर जो मानली को अपनी गहरी आंखों से घूरा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मैंने भी तुम्हें कभी अपनी माँ जैसा नहीं माना। तुम इसके लायक नहीं हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से तुम्हारे सारे बंधन तोड़ दूंगा। आज से तुम्हारी उम्र में भी तुम अपने बच्चों को नहीं समझ सकते। अचानक लिफ्ट से एक अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई दी। एल्डर हुओ एक अप्रिय भाव के साथ बाहर निकले। आप? सोंग रूई चौंक गया। वह जल्दी से पास गया और थोड़ा झुका। बड़े हुओ, आप भी इसी अस्पताल में हैं? एल्डर हुओ ने उपहास किया और उसके अजीब तरह से बड़े हुए हाथ को अनदेखा करते हुए उसके पास से चले गए। हर कोई उनसे हाथ मिलाने के लायक नहीं था। प्रेशियस याओयाओ, क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? वह आगे बढ़ा और सोंग याओयाओ की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। याओयाओ, उदास मत हो। दादाजी यहाँ हैं। अगर वे तुमसे प्यार नहीं करते तो मैं तुमसे प्यार करूँगा। तुम्हारा गेगे आ रहा है। अगर किसी ने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। दादाजी, आपको कैसे पता चला? सोंग याओयाओ के आंसू तुरंत बहने लगे। उसने उन्हें पोंछने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मोतियों की टूटी माला की तरह और भी आंसू बहने लगे। फिर भी लड़की बिना कोई शोर मचाए आज्ञाकारी बनी रही। उसका चुपचाप रोता हुआ चेहरा देखकर दिल दहल जाता था। इस अस्पताल में मेरे कानों से कुछ भी नहीं छिप सकता, एल्डर हुओ ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में सांत्वना और कोमलता थी। मत रो, अगर युंग तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। सोंग याओयाओ ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजों की ओर देखा। दादाजी, मेरा भाई। वह ठीक हो जाएगा। एल्डर हुओ ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उनकी उपस्थिति एक शामक औषधि की तरह थी जिसने उसके दिल को शांत कर दिया। एल्डर हुओ सोंग याओयाओ के साथ थीं। उन्होंने धीरे से अपनी हथेलियां खोलीं और पाया कि वे गीली थीं और ठंडे पसीने की परत से ढकी हुई थीं। वह नहीं चाहती थी कि सोंग वेंचुवान मर जाए। एस्केलेटर की घंटी बजी और वह फिर खुल गया। आगे चल रहा आदमी जल्दी से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे एक और आदमी चल पड़ा। हुओ निंगशी पहले तो दीवार से टिककर अपनी कलाइयां धीरे धीरे रगड़ रहा था। आते हुए आदमी को देखकर वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया। छोटे चाचा, वह कहाँ है? हुओ युंके ने अपनी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ उठाया और ऊपर देखा। लड़की बिना कपड़ों के एल्डर हुओ के बगल में खड़ी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। गीत याओयाओ। उसने अपने होंठ भींच लिए और तेजी से चल दिया। उनके साथ आए अंगरक्षकों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इन लोगों के लिए सोंग परिवार के अंगरक्षक पर्याप्त नहीं थे। जानी पहचानी आवाज़ ने सोंग याओयाओ को तुरंत वास्तविकता में वापस ला दिया। उसके मन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका शरीर उस आदमी की ओर दौड़ पड़ा और उसकी बाहों में गिर पड़ा। गेगे। उस आदमी की बर्फीली सांसें उसे घेरे हुए थीं, जो उसे हड्डियों तक आराम दे रही थीं। आदमी ने अपना सिर उठाया और अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज़ धीमी थी। तुम क्यों रो रही हो? सोंग याओयाओ सिसक उठी और अपनी आस्तीन पकड़ ली। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी पलकें गीली थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसके आते ही जो मानली अचानक चुप हो गई थी, मानो जम सी गई हो। एक तरफ बैठते ही उसकी आंखों से उदास आंसू बहने लगे। सोंग रूई का सिर भारी सा हो गया। उसकी नज़र सोंग याओयाओ पर पड़ी। ये बेटी काफ़ी काबिल थी, लेकिन बदकिस्मती से वह उनके पक्ष में नहीं थी। ये बात उसे अभी अभी समझ में आई थी। जब जो मानली ने कहा कि वह अब उनकी बेटी नहीं रही, तो उन्होंने देखा कि लड़की बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी। दरअसल वह जो मानली को ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। न कोई उदासी थी, न खुशी, न नफरत, न गुस्सा। हिलना मत। सोंग याओयाओ ने नज़रें उठाईं। उसके सिर पर एक हल्की थपकी पड़ी। एक पल बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। उस आदमी ने उसका सिर अपनी बाहों में खींच लिया था। उसकी मनमोहक और मधुर आवाज़ उसके सिर के ऊपर से गूंज रही थी। ठंड बर्फ की तरह थी, पर इससे याओयाओ को सुरक्षा का एहसास हुआ। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सोंग याओयाओ उस आदमी को अपनी बाहों में भरने से खुद को नहीं रोक सकी। लियू यू को बिस्तर से घसीटकर बाहर निकाला गया।
जब वह पहुंचा तब भी वह जाग रहा था। उसने पजामा पहना हुआ था और एक जोड़ी चप्पल पहने हुए था। अरे हुओ क्यूई, ये तो बहुत ज्यादा है। उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। एक हाथ से हुओ क्यूई उसे घसीटकर अस्पताल ले गई। सबने उस ओर देखा। लियू यू ने अपने बिखरे बालों को सहलाया और उन सब की नज़रों को देखा जो उसे देख रही थीं। उसने हाथ हिलाकर कहा, हाय। निराशाजनक माहौल और भी नीरस होता गया। लियू यू के होंठ नाराजगी से फड़क उठे, तो किसे बचाने के लिए तुमने मुझे बिस्तर से घसीटा? अस्पताल में प्रवेश करते ही उसे यह आभास हो गया कि क्या हो रहा है। पहले खुद को कीटाणुरहित करो। बकवास बंद करो। हुओ क्यू उसे कीटाणुरहित करने और कपड़े बदलने के लिए ले गया। फिर अस्पताल के निदेशक ने उसे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर धकेल दिया। रुको, तुम लोग कौन हो? जो मानली की आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थीं और वह सावधानी से लियू यू और हुओ क्यू को घूर रही थी। क्या कर रहे हो? चुवान कहाँ है? क्या वो जल्दी बाहर आ रहा है? अरे तुम कौन हो, बुढ़िया? लियू यू ने अपमानित किया। वह परम प्रतिभाशाली था। आमतौर पर हुओ युंके के सामने विनम्रता से पेश आने के अलावा किसी और के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। एल्डर हुओ ने सिर हिलाया। कितना बेवकूफ़! अगर लियू यू उसे नहीं बचा सकता तो कोई भी नहीं बचा सकता। सोंग रूई दंग रह गया। लियू यू, वो लियू यू जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे, चिकित्सा जगत के प्रतिभाशाली व्यक्ति। जाहिर है चीन लौटने के बाद किसी भी अस्पताल ने उन्हें नौकरी पर नहीं रखा। पता चला कि हुओ परिवार ने उनकी तलाश की थी।